हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कुमार पांडे और स्वागत है आपका हमारे चैनल द एग्ज़ाम हॉल में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 3 जून का करंट अफेयर डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। दोस्तों, ये करंट अफेयर सीरीज़ उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, और चूँकि इसमें डिटेल्ड एनालिसिस भी है तो वो उन परीक्षार्थियों के लिए जो कि मेंस एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं या अपीयर होना चाहते हैं, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हर एक टॉपिक जो भी करंट अफेयर्स हमने इसमें दी हुई है उसका एक एनालिसिस भी है, तो उनको काफ़ी फॉर्डर पॉइंट्स मिल जाएंगे मेंस में लिखने के लिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडिया कंडक्टेड एशियाज़ फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑन परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन फॉर हेलीकॉप्टर यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग नेविगेशन सिस्टम। मतलब भारत ने एशिया की पहली परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन फॉर हेलीकॉप्टर्स इनमें से किस सिस्टम को यूज़ करते हुए परफॉर्म किया था। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर है बी, गगन। दोस्तों, अभी हाल ही में भारत ने एशिया का पहला परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन फॉर हेलीकॉप्टर जुहू से पुणे के बीच में गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके डिमॉन्स्ट्रेट किया है। ये एशिया का फर्स्ट है, इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों, अब आपको गगन के बारे में बता दें। गगन का पूरा नाम है जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। दोस्तों, ये जीपीएस एडेड है। जीपीएस एडेड का मतलब कि ये जो ऑगमेंटेड नेविगेशन है वो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो अमेरिका का एक सैटेलाइट सिस्टम है जो ग्लोबल पोजिशनिंग में हेल्प करता है, उसकी मदद लेता है। इसका जैसे नाम ही बताता है, जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, मतलब इसका ये मतलब है कि ये जीपीएस को ऑगमेंट करता है। ऑगमेंट का मतलब उसको उसकी परफॉर्मेंस में एक्यूरेसी की बढ़ोतरी करता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेड सिस्टम विच एड्स मोर एक्यूरेसी टू द आउटपुट ऑफ जीपीएस नेविगेशन सिस्टम। इसका मतलब ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो जीपीएस सिस्टम में और एक्यूरेसी ऐड करता है। दोस्तों, एक्यूरेसी की ज़रूरत हमें पड़ती है, क्योंकि जो हमारे हेलीकॉप्टर और एविएशन सिस्टम का नेविगेशन है वो बहुत ही क्रिटिकल होता है। तो इसीलिए जो हमारा गगन सिस्टम है वो उनकी इसकी नेविगेशन की परफॉर्मेंस को इन्हेंस करता है, और इन्हेंस करने की वजह से जो एयर ट्रैफिक में जो भी एनोमलीज़ या जो भी एक्सीडेंट के चांसेस हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं, जिससे हमारे एविएशन सेक्टर का परफॉर्मेंस बढ़ता है। तो ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट बेस्ड टेक्नोलॉजी है। दोस्तों, अब आप सोचते होंगे स्टेट ऑफ द आर्ट क्या होता है। दोस्तों, स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब है कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मतलब इससे अच्छी टेक्नोलॉजी अभी तक बनाई नहीं गई है। तो स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेस बेस्ड ऑगमेंट सिस्टम का ये मतलब है कि अभी जितने भी नेविगेशन सिस्टम है उसमें गगन जो है वो अभी तक का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इससे अच्छी टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं बनाई गई है, और अगर बनाई भी जा रही है तो अंडर डेवलपमेंट स्टेज है। दोस्तों, इसको गगन को इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जॉइंटली डेवलप किया है, और GSAT-8 और GSAT-10 सैटेलाइट्स जो हैं वो गगन के पेलोड्स को स्पेस में रखे हुए हैं, और यही दो सैटेलाइट हैं जिससे गगन का नेविगेशन सिस्टम पूरा काम करता है। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि गगन जीपीएस तो था ही, अब गगन फिर से क्यों? तो गगन का यूज़ यही है कि ये जीपीएस सिस्टम को और एफिशिएंट बनाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जीपीएस का यूज़ करते हैं और हमें जाना कहीं होता है, हम पहुँच कहीं और जाते हैं। ऐसा बहुत बार होता है, अमूमन शहरों में नहीं, लेकिन जब आप गाँव के एरिया में जाते हैं तो ऐसा होता है। तो हालांकि हमारे पास तो गगन जैसा कोई सिस्टम है नहीं, लेकिन एविएशन सेक्टर के पास हमारे ऐसा सिस्टम है जो उसके जो फ़्लाइट लैंडिंग, टेक ऑफ, इवन एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग में उसका जो उसकी जो एक्यूरेसी है उसको बढ़ाता है, जिससे कि एक्सीडेंट्स और एनोमलीज़ या फिर कोई भी मिसहैपनिंग की जो चांसेस है वो मिनिमम हो जाती है। और दोस्तों, ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है जो हमारे देश के पास इस समय मौजूद है। चलिए, अब गगन का कुछ और महत्वपूर्ण बातें गगन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, गगन का जो एरिया है वो अफ्रीका टू ऑस्ट्रेलिया, इसका जो ज़ोन है, जो कवरेज ज़ोन है वो अफ्रीका टू ऑस्ट्रेलिया तक है दोस्तों। और जैसे कि मैंने बताया, ये एक्यूरेसी, अवेलेबिलिटी और इंटीग्रिटी जो फ़्लाइट ऑपरेशंस के लिए ज़रूरी होती है, उसके हर फ़्लाइट ऑपरेशन के हर फेज़ में इन्हें ये चीज़ें प्रोवाइड कराता है। और क्या कहते हैं, गगन जो है वो सिर्फ एविएशन सेक्टर के लिए नहीं, वो और सेक्टर्स के लिए भी बहुत यूज़फुल है।
जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे, सर्वेइंग, मैरीटाइम, हाईवे, टेलीकॉम इंडस्ट्री, सिक्योरिटी एजेंसीज़, ये सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एरिया में गगन सिस्टम का यूज़ किया जाता है। तो देखा जाए तो ये एक ओवरऑल बहुत ही हॉलिस्टिक इसका यूज़ है गगन सिस्टम का, जो कि हमारे देश में जो हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। और हम इसको एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए एविएशन सेक्टर में काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहे हैं, और अभी हमने इसका एशिया फर्स्ट जो क्या कहते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन है, उसमें भी हमने इसका यूज़ किया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया डिफीटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टू विन मेंस जूनियर एशिया हॉकी कप 2023? भारत ने किस देश को मेंस जूनियर एशिया के हॉकी के फाइनल में हराया, वो फाइनल जीतने के लिए? तो दोस्तों उसका आंसर है पाकिस्तान। आप में से बहुत लोग जानते होंगे, और इसमें एनालिसिस जैसी कोई बहुत चीज़ें नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के कुछ मैचों को छोड़ दीजिए तो बाकी सभी सेक्टर में हार ही रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक सेक्टर हो, चाहे वो फील्ड डेमोक्रेसी हो, चाहे जो भी सेक्टर हो। तो बस इसमें एनालिसिस के लिए आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के क्या हालात चल रहे हैं, और वहाँ कैसे उनकी कंट्री के पॉलिटिकल पार्टीज आर्मी सिविल वॉर में इन्वॉल्व हो गए हैं। तो बस क्रिकेट की कुछ बातें छोड़ दीजिए तो बाकी हर जगह पाकिस्तान हार ही रहा है, और उसके लिए एक और हार हमारे इंडियन टीम ने उसको दी है। खैर फैक्चुअल बात ये है कि ये मैच सलाह ओमान में खेला गया था। तो ये आप याद रखिएगा, ये आपके प्रीलिम्स में या फिर आपके वनडे एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है। तो फैक्ट्स तो देखिए आपको याद रखने होंगे, क्योंकि अगर आप फैक्ट्स नहीं याद रखेंगे तो कोई और सही करके चला जाएगा। तो फैक्ट्स आपको दिमाग में रखने हैं प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए, और ये कठोर सत्य है। कोई कितना भी कहे कि हाँ मैं एनालिसिस मेरा राइटिंग पावर अच्छा है, मैं मेंस में अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन आप जब तक फैक्ट्स नहीं याद रखेंगे आपका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, और ये सब बातों का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो फैक्ट्स जो भी है, जो भी MCQs में दी जा रहे हैं, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन 3 जून विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ गॉट इट्स फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन? 3 जून को इनमें से किस स्टेट में उसकी पहली वंदे भारत ट्रेन चली है? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, गोवा। दोस्तों 3 जून को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में उसकी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च की मडगांव रेलवे स्टेशन से, और ये इंडिया का 19th वंदे भारत ट्रेन है। दोस्तों ये आप फैक्ट्स याद रखने हैं कि ये देश का 19th वंदे भारत ट्रेन है जो गोवा में चला है। एग्ज़ाम के समय आप हो सकता है 2-3 वंदे भारत और लॉन्च हो जाए, तो आपको उस समय कौन सी वंदे भारत कहाँ से और किस नंबर की है ये याद रखना होगा, खासकर वनडे और PCS एग्ज़ाम्स में। UPSC वालों के लिए उतना नहीं है, UPSC वालों के लिए वंदे भारत का क्या सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, वो याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों ये ट्रेन मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से गोवा के मडगांव टर्मिनल तक जाएगी। और पहले वंदे भारत ट्रेन के बारे में बता दूँ, पहले वंदे भारत ट्रेन का नाम था ट्रेन 18, जिसको कि बदल के वंदे भारत ट्रेन कर दिया गया, और ये भारत की पहली इंडिजीनियस सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। दोस्तों सेमी हाई स्पीड क्या होती है? जिसकी स्पीड आपकी 120 से लेके 200 के बीच में रहती है, उसे सेमी हाई स्पीड ट्रेन कहते हैं। हालांकि एक RTI के इससे ये जाना गया कि हमारे वंदे भारत जो है इसकी स्पीड, एवरेज स्पीड सालाना कितनी थी, तो उसमें एवरेज स्पीड बताया गया इसकी 84 किलोमीटर पर आवर, 84 किलोमीटर पर आवर्स का बताया गया। तो बहुत सारे रीजंस हैं, ऐसा नहीं हमारे देश में आप जानते ही हैं ट्रैफिक कंजेशन इतना, रेलवे ट्रैफिक कंजेशन इतना है कि आप किसी भी ट्रेन को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो 150 किलोमीटर की स्पीड से लगातार चले। तो इसीलिए एवरेज स्पीड इसकी कम है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो ये बहुत ही एडवांस ट्रेन है, ऑन टाइम है, और वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेन इन द इंडियन हिस्ट्री अभी तक है ये हमारी वंदे भारत ट्रेन। आप जो कोई भी इससे यात्रा किया होगा या जो कोई भी इससे यात्रा करने की सोच रहा है, वो जब यात्रा करेगा तो देखेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। फरवरी 18 2019 को पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली टू वाराणसी गई थी। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आपको याद रखना होगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 400 वंदे भारत ट्रेन इस पूरे देश में चलाने का प्लान कर रही है। तो इसी के सीरीज़ में 19th वंदे भारत चली है गोवा में, और जिस स्पीड से वो वंदे भारत ट्रेन का मैन्युफैक्चर हो रहा है
चेन्नई में, और जिस स्पीड से ये इस ट्रेन का मैन्युफैक्चर करके इनको लॉन्च किया जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि सरकार जो 200-400 का टारगेट है वो बहुत जल्दी अचीव कर लेगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया G20 साउथ सेंटर इवेंट ऑन इंटरनेशनल टैक्सेशन कंक्लूड सक्सेसफुली एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। दोस्तों, इंडिया G20 साउथ सेंटर इवेंट ऑन इंटरनेशनल टैक्सेशन इनमें से किस जगह पर सक्सेसफुली कंक्लूड हो गया, सक्सेसफुली मतलब उसका इवेंट ख़त्म हो गया। तो दोस्तों इसका आंसर है नागपुर। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि G20 का सीट इंडिया, प्रेसिडेंसी इंडिया लिया है, और G20 के काफ़ी मीटिंग्स इंडिया के अलग अलग शहरों में चल रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। G20 के जितने भी इवेंट जिन भी जगह पे हो रहे हैं उन्हें आपको याद रखना होगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इसका थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया G20 साउथ सेंटर इवेंट ऑन इंटरनेशनल टैक्सेशन ये नागपुर में कंक्लूड हो गया। अब देखिए G20 के बारे में कुछ जान लेते हैं। G20 देखिए नाम ही है जैसा बता रहा है कि G20 20 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, समूह है। और ये 20 कंट्रीज़ कौन सी कंट्रीज़ हैं? ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ 85% ऑफ ग्लोबल GDP है और 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड को ये कंस्टिट्यूट करते हैं। तो दोस्तों ये मतलब ये जो G20 देश हैं, ये ग्लोबल ट्रेड और ग्लोबल GDP को एक तरह से देखा जाए तो ये कंट्रोल कर रहे हैं। दोस्तों इसमें अमेरिका भी है, इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन के कई कंट्रीज़, कनाडा, मतलब जितनी भी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया, वो सारी इस G20 ग्रुप के मेंबर्स हैं। तो समझ सकते हैं आप ये G20 कितना इम्पोर्टेंट ग्रुप है। अब इंडिया इसकी प्रेसिडेंसी जो है 1 दिसंबर 2022 से नवंबर 30, 2023 इस ड्यूरेशन में इंडिया को इस G20 की प्रेसिडेंसी मिली। मतलब इंडिया को G20 की प्रेसिडेंसी 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक मिली है। और इसका थीम क्या है? देखिए ये दोस्तों इसका थीम याद रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी एग्जामिनेशंस में पूछा जा सकता है। तो G20 प्रेसिडेंसी का थीम है वासुदेव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। द थर्ड G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग वॉज हेल्ड इन फ्रॉम 22nd to 24th में इन श्रीनगर। दोस्तों देखिए ये पॉइंट मैंने इसमें यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि श्रीनगर में काफ़ी लोग स्केप्टिकल थे कि श्रीनगर में इंडिया G20 की मीटिंग नहीं करा पाएगा क्योंकि श्रीनगर बहुत ही ट्रबल जोन है और 370 के स्क्रैपिंग के बाद वहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो दोस्तों इसलिए ये यहाँ पे श्रीनगर पे फोकस किया जाता। तो लेकिन G20 का जो टूरिज़्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है वो इंडिया ने सक्सेसफुली श्रीनगर में करा दिया है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि श्रीनगर में इंडिया ने G20 का कौन सा मीटिंग कराया, तो इसका आंसर G20 टूरिज़्म वर्किंग ग्रुप होगा। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। और इसके बाद 2024 में ब्राज़ील और 2025 में साउथ अफ्रीका G20 की प्रेसिडेंसी ले लेंगे। तो दोस्तों ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अब थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं कि G20 का इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंस है। इंडिया जो प्रेसिडेंसी G20 की होल्ड कर रहा है तो उससे इंडिया को क्या लाभ है। तो देखिए सबसे पहला है एजेंडा सेटिंग। देखिए दोस्तों इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एजेंडा बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे कि इंडिया ने श्रीनगर में जो G20 की एक मीटिंग करा दी, G20 का एक कॉन्क्लेव करा दिया, तो वहाँ से ये साबित इंडिया ने करने की कोशिश की, दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि ये जो इंडिया के दुश्मन हैं चाइना, पाकिस्तान, ये इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके कश्मीर की जो राग अलापते हैं, कश्मीर के बारे में चिल्लाते हैं और कहते हैं कि कश्मीर में हालात सही नहीं है, 370 स्क्रैप होने के बाद कश्मीर में बहुत हालात ख़राब हुए हैं। तो वो ये भ्रम फैला रहे हैं इंडिया के बारे में, गलत बातें बता रहे हैं इंडिया के बारे में। क्योंकि इंडिया ने जब G20 की मीटिंग वहाँ कराई तो सारे इंटरनेशनल कम्युनिटी वहाँ गई, वो उन्होंने खुद देखा कि कश्मीर में 370 हटने के बाद कितनी प्रॉस्पेरिटी आई है, कितना टूरिज़्म बढ़ा है, उसकी GDP कितनी बढ़ी है। और ये सारे जो प्रोपेगेंडा दुनिया में किए जा रहे हैं वो सारे गलत हैं। तो इसीलिए एजेंडा सेटिंग के लिए अपनी बातों को रखने के लिए G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये है कि इंडिया अपने आप को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बनाना चाहता है। तो ग्लोबल साउथ क्या है? ग्लोबल साउथ मतलब कि वो कंट्रीज़ जो सेमी डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे कि लैटिन अमेरिका के कंट्रीज़ हो गए, अफ्रीका के कंट्रीज़ हो गए, एशिया कंट्री हो गए या ओशियाना के कंट्रीज़ हो गए। तो
इंडिया एक तरह से इनका लीडर बनना चाहता है। देखिए दोस्तों, अब ये बात तो एकदम क्लियर है कि चाइना के बाद इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जो जो ग्लोबल मल्टीलैटरल वर्ल्ड में लीडरशिप रखने की पूरी कवायद रखता है, क्योंकि इंडिया के पास सबसे बड़ी जो पावर है यहाँ की डेमोक्रेटिक सेटअप है। और आपको पता है कि जो जो सक्सेसफुल डेमोक्रेसीज़ हैं उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ और उनका जो वर्चस्व होता है वो वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे आप यूएसए ही देख लीजिए। तो इंडिया इस तरह से ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज़ हैं उनका एक वॉइस बनना चाहता है कि अब यहाँ भी डेवलपमेंट आ रहा है, और वर्ल्ड कम्युनिटी से ये कहना चाहता है कि आपको इन ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ की बातें अब सुननी होगी, आप इन्हें दरकिनार नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, रिफॉर्मिंग मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस। देखिए, इंडिया हमेशा ये चाहता है कि जितने भी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे यूएनएससी हो, यूएन हो, आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, उसमें कुछ रिफॉर्म्स आएँ, और वो रिफॉर्म्स, दैट रिफॉर्म शुड बी इंक्लाइन टुवर्ड डेवलपिंग नेशंस। मतलब वो रिफॉर्म्स डेवलपिंग नेशंस के हित में रहें, क्योंकि डेवलपिंग नेशंस को अभी तक दरकिनार किया गया है किसी भी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, खासकर यूएनएससी। तो हमें ये G20 प्रेसिडेंसी इंडिया का इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें रिफॉर्म किए जाएँ, और उनमें जो ग्लोबल साउथ की पावरफुल इकोनॉमीज़ है उनको जगह दी जाए, जैसे इंडिया। और दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि इस समय काफ़ी कंट्रीज़ के बीच में टेंशन पैदा हो गई है, जैसे नाटो और रशिया के बीच में यूक्रेन रशिया वॉर को लेके काफ़ी टेंशन पैदा हो गई है। तो इसलिए इंडिया की प्रेसिडेंसी जो है इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट मददगार साबित हो सकती है, और इन टेंशन्स को डी एस्केलेट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेशनल कॉन्क्लेव ऑन स्पोर्ट्स टेक हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। दोस्तों, नेशनल कॉन्क्लेव ऑन स्पोर्ट्स टेक इनमें से किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज़ किया है? दोस्तों, अब इसमें स्पोर्ट्स टेक का यूज़ किया गया है, तो आप सोचेंगे इसका आंसर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, लेकिन इसका आंसर है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। दोस्तों, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ स्पोर्ट्स टेक अंडर नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के अंतर्गत लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में। दोस्तों, अब ये आप सोचेंगे टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन क्या है, टेक्निकल टेक्सटाइल क्या है? दोस्तों, वो टेक्सटाइल जो किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि मेडिकल में, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में, जैसे पीपीई किट्स हो गए, या फिर बुलेट प्रूफ जैकेट्स हो गए। तो किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए जिन टेक्सटाइल्स का यूज़ किया जाता है उन्हें हम टेक्निकल टेक्सटाइल कहते हैं। हालांकि अब ये जो नेशनल कॉन्क्लेव ऑन स्पोर्ट्स टेक हुआ है, इसका थीम था फ्यूचर ऑफ स्पोर्ट्स टेक्सटाइल एंड एक्सेसरीज इंडस्ट्रीज इन इंडिया। और जो नेशनल टेक्सटाइल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है, वो गवर्नमेंट ने 4 साल के लिए इसको लॉन्च किया था, 2020-21 से लेकर 2023-24 तक। अब देखिए दोस्तों, टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन का पूरा एम ये है कि जो हमारे देश में टेक्निकल टेक्सटाइल का परफॉर्मेंस है वो बढ़े, और जहाँ जहाँ भी एरिया ऑफ, देखिए ये इमर्जिंग सेक्टर है। मतलब हम टेक्सटाइल अपैरल्स में तो हमारा देश काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये टेक्निकल टेक्सटाइल एक इमर्जिंग सेक्टर है। तो इस इमर्जिंग सेक्टर में परफॉर्म देने के लिए इंडिया ने ये मिशन लॉन्च किया था। तो देखिए, और टेक्निकल टेक्सटाइल कहाँ यूज़ हो सकता है? एग्रीकल्चर में, रोडवेज़ में, रेलवेज़ में, स्पोर्ट्स वियर में। तो ये अब टेक्निकल टेक्सटाइल क्या है ये आप समझ रहे होंगे। देखिए, ये सारे टेक्निकल टेक्सटाइल है। ये आपका पीपी किट्स में है, ये फैशन इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, ये स्पेस इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, मेडिकल इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होता है। तो ये सारे जो स्पेशल यूज़ वाले टेक्सटाइल होते हैं इन्हें हम टेक्निकल टेक्सटाइल कहते हैं। अब देखिए, टेक्सटाइल की बात हुई तो थोड़ा इंडिया में टेक्सटाइल सेक्टर में क्या चल रहा है, क्या फैक्ट्स है उसके रिलेटेड, जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो उसकी जो वैल्यू है वो है $150 बिलियन, जिसमें से 40 बिलियन एक्सपोर्ट करती है इंडिया। मतलब सोचिए टेक्सटाइल सेक्टर का कितना इंपॉर्टेंस है इंडिया के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में, क्योंकि ये एक्सपोर्ट का जो पैसा है वो हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ाने में कितनी मदद करता है, जिससे हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप समझ सकते हैं टेक्सटाइल सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट सेक्टर है इंडिया। अब देखिए दोस्तों,
ये एस्टिमेट किया गया है कि 2025-26 तक इंडिया की टेक्सटाइल सेक्टर $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों कितनी तेज़ी से इंडिया का टेक्सटाइल सेक्टर ग्रो कर रहा है, ये आप इस बात से समझ सकते हैं। और इंडिया का रैंक जो है, इंडिया रैंक 5th इन 840 बिलियन ग्लोबल टेक्सटाइल एंड अपैरल मार्केट वर्ल्ड वाइड। जो वर्ल्ड का 840 बिलियन ग्लोबल टेक्सटाइल है, उसमें इंडिया का रैंक 5th है और उसका शेयर है 4%। और इंडिया की जीडीपी में जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो 3% कंट्रीब्यूट करता है और 7% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करता है और 12% इंडिया की एक्सपोर्ट अर्निंग में कंट्रीब्यूट करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों, 21% टोटल एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। मतलब सोचिए 21% जनता को भारत में टेक्सटाइल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट देता है। तो आप ये समझ सकते हैं टेक्सटाइल सेक्टर इंडिया का कितना इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। अब देखिए इंडिया जो है 6th लार्जेस्ट टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोड्यूसर, जैसे अभी हमने टेक्निकल टेक्सटाइल की बात करी, इंडिया 6th लार्जेस्ट टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। और उसका ग्लोबल शेयर क्या है, 6%। उसका ग्लोबल शेयर है 6%, ग्लोबल शेयर इन वर्ल्ड टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोडक्शन। तो दोस्तों टेक्सटाइल सेक्टर से काफ़ी प्रीलिम्स इवन मेंस में क्वेश्चंस आते रहे हैं और ये सारे फैक्ट्स आपको हेल्प करेंगे आपको अच्छे आंसर्स लिखने में, प्लस प्रीलिम्स में भी इन फैक्ट्स में से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। दोस्तों और भी चीज़ें टेक्सटाइल सेक्टर में डिस्कस करने को हो सकती है। टेक्सटाइल सेक्टर की प्रॉब्लम क्या है इंडिया में। दोस्तों टेक्सटाइल सेक्टर की प्रॉब्लम काफ़ी है इंडिया में। पहला तो है कि ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, दूसरा है कि लो वेजेस, तीसरा है कंपटीशन फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज़ जैसे बांग्लादेश और आपका चाइना। इनसे हमें काफ़ी कंपटीशन मिलता है क्योंकि यहाँ कंपैरेटिवली सस्ते लेबर हैं और इनकी टेक्नोलॉजी हमसे थोड़ी अच्छी है इस मामले में। और कुछ हद तक यहाँ लेबर रिफॉर्म्स हैं हमारे कंट्रीज़ में, वो टेक्सटाइल सेक्टर को ग्रो करने में अभी बहुत हेल्पफुल नहीं है। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे जो टेक्सटाइल सेक्टर वो एमएसएमई में आते हैं और एमएसएमई में अगर आप बहुत ज़्यादा लेबर कॉन्शियस हो जाएंगे तो वो अपनी जो ग्रोथ ट्राजेक्टरी है उसको मेंटेन नहीं कर पाते। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अभी इंडिया में है जिस पे गवर्नमेंट वर्क कर रही है और जिसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी इसके लिए स्कीम्स भी लॉन्च की है, एमएसएमई सेक्टर्स के लिए स्कीम्स भी लॉन्च की है जिससे टेक्सटाइल सेक्टर हमारा ग्रो कर सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 हैज़ बीन रिलीज बाई। अब देखिए ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स ये दोस्तों किसने रिलीज़ किया है। तो आपके दिमाग में आएगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही होगा क्योंकि ये तो लगभग सारे रिलीज़ करता है, लेकिन दोस्तों ये गलत है। इसका आंसर है वॉकफी फाउंडेशन। तो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स के बारे में जानते हैं। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स वॉकफी फाउंडेशन द्वारा रिलीज़ की गई है। ये हाईलाइट करती है कि मॉडर्न स्लेवरी इस दुनिया में कितना बढ़ चुका है। दोस्तों देखिए पुराने ज़माने पहले की स्लेवरी थी वो एक तरह की ऑर्गेनाइज स्लेवरी थी। वहाँ पे स्लेव्स को ख़रीदा जाता था, बेचा जाता था, उनको स्मगल किया जा उनको अफ्रीका से ले आके अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट में बेचा जाता था। तो वो बहुत ऑर्गेनाइज स्लेवरी थी। लेकिन उसके अबॉलिशन के बाद अब जो स्लेवरी आ रही है उसको हम लोग मॉडर्न स्लेवरी कहते हैं। वो ऐसे में तो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन जब आप जब आप उसको स्टडी करेंगे देखेंगे तो आपको वो एक प्रकार की स्लेवरी ही लगेगी। अब देखिए वो कैसा मॉडर्न स्लेवरी के फॉर्म क्या हो सकते हैं। फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड और सर्व मैरिज। देखिए इसमें जो ज़बरदस्ती जो शादी की जाती है और शादी करके बहुत अरब देशों में स्मगल किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपकी मॉडर्न स्लेवरी में आती है। तो इस स्लेवरी के इंडेक्स आप देखेंगे तो इसमें इंडिया, चाइना, रशिया, इंडोनेशिया, टर्की, यूएस, ये G20 में से ये टॉप कंट्रीज़ हैं जहाँ नंबर ऑफ़ फोर्स्ड लेबर बहुत ज़्यादा है। और 50 मिलियन लोग जो हैं मॉडर्न स्लेवरी के शिकार थे 2021 में, जो कि 2016 के 10 मिलियन के फिगर से बहुत ज़्यादा है। मतलब सोचिए 2016 में 10 मिलियन लोग थे, वो बढ़ के 2021 में 50 मिलियन लोग हो गए।
तो इस तरह से मॉडर्न स्लेवरी दोस्तों, मॉडर्न स्लेवरी बढ़ रहा है दोस्तों। ये मॉडर्न स्लेवरी मैक्सिमम गरीब लोगों में है, जो कि जिनके पास मतलब जिनके पास उनके एंड्स मीट करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है। तो जो फोर्स्ड लेबर, तो ऐसे ही लोग फोर्स्ड लेबर, फोर्स मैरिज, डेब्ट बॉन्डेज, फोर्स कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार बन रहे हैं। तो दोस्तों खैर इस तरह की रिपोर्ट्स दोस्तों, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इस तरह की रिपोर्ट वेस्टर्न कंट्रीज़ निकालती रहती हैं, जिसमें इंडिया, चाइना और डेवलपिंग नेशंस को हमेशा टारगेट किया जाता है, जो कि ग्राउंड रियलिटी से थोड़ी हट के होती हैं। ये इनके इनके जो मेथड्स होते हैं, इनके जो टेक्निक्स होते हैं, वो थोड़े मतलब हमारे देश के जो जो रियल कंडीशंस हैं उससे सूट नहीं करती हैं। ये काफ़ी हाइपोथेटिकल और आर्म चेयर मेथड होते हैं। तो उसमें आप देखेंगे जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया काफ़ी पीछे था। क्या कहते हैं, करप्शन परसेप्शन इंडिया इंडेक्स में इंडिया काफ़ी पीछे था। तो इस तरह के इंडेक्सेस ये वेस्टर्न कंट्रीज निकालती रहती हैं, जिसमें इंडिया देखिए अभी इसमें ये अब आप देख लीजिए, इसमें नॉर्थ कोरिया सबसे पीछे है, इरित्रिया, मैरिटोनिया, सऊदी अरेबिया। मतलब इनका ये कहना है कि मोस्ट प्रिविलेंट कहाँ है, जो जहाँ जिन कंट्रीज़ में कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड है, जो कंट्रीज़ कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड हैं, या जहाँ क्या कहते हैं जो पुअर कंट्रीज़ हैं, वो मोस्ट प्रिविलेंट, वहाँ ये स्लेवरी मोस्ट प्रिविलेंट है। और लीस्ट प्रिविलेंट कहाँ है? लीस्ट प्रिविलेंट दोस्तों आप हमेशा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, इस तरह की कंट्री में कोई भी इंडेक्स जो भी बनता है, इसमें टॉप पे ही रहता है। और कई जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो हमारे देश को कंपेयर करते हैं कि यार नॉर्वे में तो यार ऐसे है, स्वीडन में तो ऐसे है, ये टॉप पे हैं कंट्रीज़, यहाँ पे ऐसी फैसिलिटी है, हमारे देश में क्यों नहीं है। तो देखो लोगों को ऐसा लगता है कि ये इंडेक्स में हमारी कंट्री बहुत पीछे है, नॉर्वे स्वीडन बहुत आगे है। उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि एक मूवी आई है मिसेस चैटर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ नॉर्वे। अब वो मूवी ज़रूर देखें जब आपको फ्री टाइम मिले, एग्जाम थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। तो आपको लगेगा कि ये कंट्रीज़ मतलब कितने हाइपोथेटिकल एक सोसाइटी में जी रहे हैं, और वो कितने मतलब वो पेपर पे ज़्यादा हैं, और धरातल पे रियलिटी में उनकी सोसाइटीज़ कम एग्जिस्ट करती हैं, पेपर पे ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं। और दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ वेस्टर्न कॉन्स्पिरेसी, आपको पता चलेगा। मैंने देखी तो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु बिकेम्स who becomes first woman leader of World Meteorological Organization। दोस्तों क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की पहली वुमेन लीडर इनमें से कौन बना। तो दोस्तों इसका आंसर है कैलेस्टे सौलो। दोस्तों कैलेस्टे सौलो जो हैं वो अर्जेंटीना की लीडर हैं, और वो पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल बनी है वर्ल्ड मेट ऑर्गेनाइजेशन की। दोस्तों ये क्वेश्चन वनडे एग्जाम्स और यूपीपीसी पूछ देता है, क्योंकि पहली फीमेल है तो थोड़ा इनका एग्ज़ाम में आने का चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि मतलब ये फैक्ट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये एग्ज़ाम के टाइम आपको दोहराना पड़ेगा, क्योंकि आप अभी तो देखेंगे इसमें फिर भूल जाएंगे आप। तो ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। दोस्तों इसके अलावा एक एडिशनल जानकारी ये है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंदौस, उन्होंने वर्ल्ड मेट ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंसी ग्रहण की। मतलब उनको वर्ल्ड मेट ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट बनाया गया है। कब से कब तक? 2023 से 2027 तक। ये भी एक फैक्ट है जो आप याद रखिए। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो वर्ल्ड मेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। ये एक यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, और इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है? इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से हुआ है, जो कि 1873 में जिसको फाउंड किया गया था। और जो मॉडर्न वर्ल्ड मेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम अभी जानते हैं, उसको 1950 में इस्टेब्लिश किया गया था IMO से ही। और ये हाइड्रोलॉजिकल और जियोफिजिकल साइंसेज में ऑपरेट करता है। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, और इसके करंट मेंबर हैं 187 मेंबर हैं, जिसमें से इंडिया भी इसका एक मेंबर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे आते हैं। लॉ कमीशन इन इट्स लेटेस्ट रिपोर्ट रिकमेंडेड रिटेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ। दोस्तों अभी जो लॉ कमीशन का जिसका हाल ही में गठन किया गया था, उसने इसमें से किस लॉज को वापस लाने का, रिटेंशन का वापस लाने के लिए रिकमेंडेशन दिया है। लॉ कमीशन के लॉ कमीशन रिकमेंडेशन दे सकता है, उसके रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होते। तो ये कि इनमें से किस लॉज को वापस लाने के लिए रिकमेंड किया है लॉ कमीशन ने। तो दोस्तों इसका आंसर है सीडेशन लॉ। दोस्तों अब इसका थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं।
ये जो लॉ कमीशन है 22nd लॉ कमीशन है और इसकी 279 रिपोर्ट है। तो ये फैक्ट थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा जो आप एग्जामिनेशन पॉइंट पे दोहरा लीजिएगा। तो 22nd लॉ कमीशन की 279 रिपोर्ट ये स्टेट किया कि सेक्शन 124A जिसे कि हम सेडेशन लॉ बोलते हैं इंडियन पिनल कोड को, उसको कुछ अमेंडमेंट के साथ रिटेन किया जाता है। तो सेक्शन 124A जो है वो इंडियन पिनल कोड में 1870 में इसको लाया गया था। ये बेसिकली इसको ब्रिटिश ने ले आया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर कोई जाता है, क्योंकि उस समय बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज थे, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाते थे तो पब्लिक को अराइज अवेक करने के लिए। तो ये लॉ उनके लिए लाया गया था कि अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो उनके ऊपर सेडेशन एक्ट लगाया जाएगा, जिसकी पनिशमेंट काफ़ी उस समय हार्श थी। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 में स्टे कर दिया था और ये कह के स्टे कर दिया था कि इस लॉ को फिर से देखने की और समीक्षा करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कॉलोनियल प्रोविज़न है, इसको ब्रिटिश बना के गए हैं, इसको हमने नहीं बनाया। तो इस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने इस कॉलोनियल लॉ को स्टे लगा दिया था कि इसका अभी इस सेडेशन एक्ट को किसी के ऊपर आप इम्प्लीमेंट, गवर्नमेंट से बोला कि आप किसी के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करें। चलिए अब इसके प्रॉस एंड कॉन्स देख लेते हैं कि अब लॉ कमीशन कह क्या रही है। एक्चुअली लॉ कमीशन ये कह रही है कि अगर आप 120A को हटा देते हैं तो जितने भी ऑफेंसेस 120A के अंडर हैं, सेडेशन लॉ के अंडर है, वो दूसरे एग्जिस्टिंग लॉज के अंडर कुछ प्रोविजंस नहीं हैं, तो उनका आप क्या करेंगे। ये क्वेश्चन लॉ कमीशन पूछ रही है कि मतलब आप बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं सेडेशन लॉ के अंदर जो दूसरे लॉज में नहीं है, तो अगर उनके अंदर कोई गलती करता है या कोई किसी ब्रीच ऑफ कंडक्ट पाया जाता है तो उनके लिए आप क्या करेंगे, ये लॉ कमीशन पूछ रहा है। दूसरा लॉ कमीशन कह रहा है कि अगर सेक्शन 124 को आपने हटा दिया तो जो भी व्यक्ति सेडेशन के अंदर पाया जाएगा उसको और हार्श पनिशमेंट दी जा सकती है, तो ये भी एक बात लॉ कमीशन ने कही। अब देखिए ये कॉलोनियल ओरिजिन का है, इस वजह से इसको हटा दिया जाए ये जस्टिफाइड नहीं है, ऐसा भी लॉ कमीशन ने कहा। मिसयूज़, किसी भी लॉ का मिसयूज़ उसको हटाने का रीज़न नहीं होता। मिसयूज़ अगर किसी लॉ का किया जा रहा है तो हम उसको बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, लेकिन उसको हटा ही देना ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। और लॉ कमीशन ने कहा है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक डिटेल प्रोसीजरल गाइडलाइंस की ज़रूरत है जो कि गवर्नमेंट को देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें लॉ कमीशन का। दोस्तों लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन बाइंडिंग हमारे यहाँ नहीं होते। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following has become the first AIIMS in a country to receive the prestigious NABH National Accreditation Board for Hospital Healthcare Provision Accreditation? मतलब कि कौन सा पहला एम्स हॉस्पिटल है जिसको NABH का एक्रेडिशन मिला है। तो दोस्तों इसका आंसर है एम्स नागपुर। दोस्तों अब इस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। एम्स नागपुर पहला ऐसा हॉस्पिटल बना है जो NABH का एक्रेडिशन पाया है। और जो अब NABH के बारे में आपको बता दूं, NABH एक कंस्टिट्यूएंट है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के। तो NABH बेसिकली एक एक्रेडिशन प्रोग्राम है जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स को सेटअप करता है। मतलब वो ये बताता है कि भाई ये जो हॉस्पिटल है ये एक सेट मेडिकल स्टैंडर्ड्स के अंदर काम करती है और यहाँ आप जाएंगे तो आपको ये इन मेडिकल स्टैंडर्ड्स के अनुसार इलाज मिलेगा। मतलब एक जो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड है वहाँ आपको इलाज मिलेगा। तो यही काम NABH करती है, नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोविजन। अब देखिए एम्स नागपुर जो है दोस्तों वो 2018 में इसको बनाया गया था। और NABH जो है वो इंश्योर करता है कि ये जो हॉस्पिटल्स हैं जिनको एक्रेडिशन दिया जा रहा है वो एक क्वालिटी स्टैंडर्ड को क्वालिफाई करे। और ये कैसे बताता है NABH की ये क्वालिटी स्टैंडर्ड को क्वालिफाई करते हैं। NABH इनकी रिगरस चेकिंग करता है इन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की, वहाँ पे जाके एकदम मतलब एक चीज़ों की समीक्षा करता है, फिर ये उनको एक्रेडिशन का जो सर्टिफिकेशन है वो देता है। दोस्तों अब जैसे हम क्या कहते हैं एक्रेडिशन हेल्थ स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो थोड़ा हेल्थ सेक्टर की भी बात कर लेते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे 2023 हमारा हेल्थ सेक्टर के बारे में क्या कहता है।
दोस्तों इंडिया का हेल्थ केयर मार्केट जो है वो $372 बिलियन रीच कर जाएगा 2022 तक, और ये लगभग 4.7 मिलियन पीपल को एम्प्लॉय करता है। तो ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, आपको इसको याद रखने पड़ेंगे प्रीलिम्स मेन पॉइंट्स ऑफ व्यू से, मेन पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखिए, इकोनॉमिक सर्वे 2023 से कहता है कि इंडियाज़ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर स्टूड एट 2.1% ऑफ GDP। मतलब हमारा जो हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर है वो 2.1 ऑफ GDP है 2021-22 में, और 2020 में ये 1.8% था। मतलब इसका मतलब है कि हमारा जो ये 0.3% बढ़ गया, 0.3% बढ़ा है 2020 से 2021 में। और एलोपैथिक डॉक्टर जो हैं वो 1.3 मिलियन हो गए हैं, जो कि 2010 में 0.83 मिलियन थे। और हमारा यूनियन बजट है उसने 89,155 करोड़ रुपीज़ हेल्थ सेक्टर को एलोकेट किया है। और गवर्नमेंट काफ़ी प्रोग्राम्स हेल्थ सेक्टर में लॉन्च कर रही है और प्रोग्राम ला रही है, जिसका जो वर्थ है, जिसका जो कॉस्ट है वो लगभग 500 बिलियन, मतलब 6.8 बिलियन डॉलर के बराबर। तो आप देख सकते हैं कि मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है वो हेल्थ केयर सेक्टर में काफ़ी पैसा लगा रही है, काफ़ी इन्वेस्ट कर रही है, और जिससे कि जो 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 हमारे चीज़ें हैं, जो हेल्थ केयर के जो पॉइंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। देखिए, जैसे 2.1% ऑफ GDP हो गया, 1.8% था 2020 में, 1.3 मिलियन रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर्स हो गए, जो सिर्फ 0.83 मिलियन थे 2010 में, और 89,155 करोड़ रुपीज़ हमने बजट में एलोकेट किए। तो दोस्तों, हमारी जो गवर्नमेंट है वो बेंचमार्क्स बढ़ाते जा रही है हेल्थ सेक्टर में, और इससे हमारे देश का जो हेल्थ सेक्टर है वो काफ़ी ग्रो कर रहा है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो, कैसा लगा आपको आज का एनालिसिस? अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू। जय हिंद।